एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैडागोजी ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ठीक है, इससे पहले के जो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो मैंने अपलोड किए हैं और उनकी जो पीडीएफ्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नेम है चैनल फॉर बीएड स्टूडेंट्स। अब वहाँ जाके जो भी पीडीएफ्स हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से रिलेटेड, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, मैंने सारी जो पीडीएफ्स है वहाँ पे अपलोड की है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, और आई होप आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हो, बिकॉज 3 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पेडागोजी ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड कौन कौन से आपके एमसीक्यूज और बन सकते हैं। देखो, मैंने इसमें आंसर स्टिक नहीं किए हैं, क्योंकि अगर मैं आंसर स्टिक कर दूंगी तो आपको पहले ही आंसर पता चल जाएगा। इससे आप फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कैसी प्रिपरेशन हो रखी है। तो पहले आप खुद से सोचें कि आंसर क्या होगा और लास्ट में मुझे कमेंट में बताएं कि आपके आउट ऑफ 20 या 19 जितने क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो सी द फर्स्ट क्वेश्चन है कि द लर्नर्स ऑलवेज अप्रिशिएट। जो लर्नर्स होते हैं वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं किस चीज़ को। ठीक है, तो जैसे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है अ कंसाइज एंड स्टिमुलेटिंग लेक्चर को। अब वेल रिसर्च एंड इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, एक वेल रिसर्च किया हुआ एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर आपको दिया जा रहा है, एक वेल ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेबल लेक्चर है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं ना, ऑलवेज अप्रिशिएट करते हैं लर्नर आपके, वो आपका करते हैं कंसाइज एंड स्टिमुलेटिंग लेक्चर को। मतलब एक संक्षिप्त होता है, एक लेक्चर होता है जिसमें आपको सारे टॉपिक का एक ब्रीफ दे दिया जाता है, एक उत्तेजक व्याख्यान जब की जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, उसी को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अ कंसाइज एंड स्टिमुलेटिंग लेक्चर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका लेक्चर मैथड इज एन इफेक्टिव वे टू। जो लेक्चर मेथड होता है एक इफेक्टिव वे होता है, किस लिए? न्यू इन्फॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, इंट्रोड्यूस अ न्यू स्किल के एक नए कौशल का परिचय देने के लिए, एसेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर की शिक्षार्थियों की समझ का आंकलन करना कि उनको कितना अंडरस्टैंडिंग है लर्नर्स को, लास्ट की स्टिमुलेट करना पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर को। तो जो लेक्चर मेथड होता है ना, वो इफेक्टिव वे होता है जब टीचर को कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है, तो इसलिए हम लेक्चर मेथड को यूज़ करते हैं। क्योंकि जब वो क्लास में आती है, आपको एक न्यू चैप्टर आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हैं, तो जो लेक्चर मेथड होता है वो आपका इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए इफेक्टिव माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका टीचर्स प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो टीचर्स की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 इज प्लानिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एक लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्लान करना कि कैसे वो आपको लर्निंग करवाएंगी। कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, की जो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको बना के रखना। ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखना। सर्कुलर गोल्स, जो अचीविंग सर्कुलर गोल्स मतलब कि जो भी उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त करना, मतलब जो भी उन्होंने गोल्स डिसाइड किए उनको अचीव करना। तो टीचर्स की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सारी उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, दैट इज द लास्ट ऑप्शन, आंसर नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक। जो साइंस टेक्स्ट बुक होती है उसके बारे में क्या, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम। कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम, कि टेक्स्ट बुक और करिकुलम में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है आपका आवर टीचर्स टेक्स टेक्स्ट बुक एज करिकुलम। जो हमारी टीचर्स होती हैं वो टेक्स्ट बुक को एज अ करिकुलम लेके चलती हैं। हमारे शिक्षक पाठ्य पुस्तक को, सॉरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी, पाठ्य पुस्तक को पाठ्यक्रम के रूप में लेते हैं। Our teachers do not take textbook as a part of curriculum, and last is the textbook doesn't help in the selection of instrumental activities, instructional activities. तो आपको क्या बताना है कि जो कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है कि जो टीचर्स होती हैं वो टेक्स्ट बुक को एज अ करिकुलम लेके चलती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आवर टीचर्स टेक टेक्स्ट बुक एज अ करिकुलम। ठीक है, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट है अ टीचर शुड मेक कांस्टेंट एफर्ट्स
टू सिचुएट दैट न्यू इन्फॉर्मेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ। जो टीचर है हमेशा एफर्ट करती है, कॉन्स्टेंट एफर्ट करती है कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो किसके कंटेक्स्ट में हो। मतलब कि शिक्षक को तब के संदर्भ में नई जानकारी हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। मतलब आपको बताना है टीचर शुड मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू सिचुएट न्यू इन्फॉर्मेशन द कंटेक्स्ट ऑफ। मतलब जो न्यू इन्फॉर्मेशन जब आपको देती है वो किसके कंटेक्स्ट में देती है। तो फर्स्ट क्या है, प्रीवियसली लर्नड इन्फॉर्मेशन, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, इवेल्युएशन सिस्टम एंड ऑल ऑफ द अबव। देखो टीचर्स आपको जब भी न्यू इन्फॉर्मेशन देती है सबसे पहले वो आपसे आपकी जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है ना उसके बारे में जानती है कि आपको पहले से उस टॉपिक के बारे में कितना पता है। ठीक है, तो जो टीचर है वो एफर्ट्स लगाएगी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रीवियसली लर्नड इन्फॉर्मेशन। तो जो आपको पहले से जानकारी है, अगर आपको कुछ थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन सिखाने में उनको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, दैट इज प्रीवियसली लर्नड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। कौन सा स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप, जो प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग का फर्स्ट स्टेप है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ का डिटर्मिनेशन करना, ऑब्जेक्टिव्स का डिटर्मिनेशन करना, प्लानिंग करना, योजना बनाना या वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना प्रोजेक्ट मेथड का, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होगा कि बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और आपको उस पर काम करना होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है आपको वर्क देना। जब तक आपके पास वर्क नहीं होगा तब तक आप प्रोजेक्ट मेथड पे आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन चूजिंग टीचिंग मेथड फॉर अ पर्टिकुलर सेशन। जब कोई भी हम टीचिंग मेथड चूज करते हैं पर्टिकुलर सेशन के लिए तो आप इसमें से क्या चूज करेंगे या कंसिडर करेंगे। यू में कंसिडर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट ऑप्शन इज टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि टीचिंग और लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना टाइम एलोकेट करना है मुझे उस सेशन में, प्री रिक्विसाइड नॉलेज क्या रिक्वायर्ड होती है बच्चों के पास, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो जब भी आप कोई भी टीचिंग मेथड चूज़ करते हो एक पर्टिकुलर सेशन के लिए तो आपके चारों पे आप कंसिडर करोगे, चारों पे फोकस करोगे, तीनों पे, कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप क्यों टीचिंग करा रहे हो, कितना टाइम आपको सेशन के लिए लगेगा, और क्या प्रीवियस नॉलेज बच्चों के पास है। तो ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है वन कैन बी अ गुड टीचर इफ शी और ही। एक गुड टीचर कौन होगा जब उसके पास क्या है, या अगर वो क्या हैज़ अ जेन्युइन पैशन है उसका टीचिंग के अकॉर्डिंग, कि उसको पढ़ाने का सच्चा जुनून है, नोज इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक, कि वो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब कैसे वो उस कक्षा को एक इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है उसको वो पता है, और वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से जानता है। तो ये तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए गुड टीचर में। अगर वो उसके पास पैशन भी होना चाहिए, उसको टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए, उसका सब्जेक्ट नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो मोकअप मॉडल्स होते हैं और दोज विच एक्सप्लेन। जो हम मोकअप मॉडल्स बनाते हैं एक तरह से डमी मॉडल जो बनाते हैं वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मशीन, कि कैसे हमें मशीन पे काम करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर आंतरिक संरचना बताते हैं आपको, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाहरी संरचना, या नन ऑफ द अबव। देखो जो हम मोकअप मॉडल्स बनाते हैं ना वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको मशीन्स में वर्क कैसे करना है। क्योंकि जैसे कोई एक मॉडल, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपको एक रोड बनाना है या फिर एक ब्रिज बनाना है, तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शंस वाले काम करते हैं वो उसका सिविल इंजीनियर उसका एक मॉडल बनाते हैं कि ऐसे वो दिखेगा, हम इस पर ऐसे काम करेंगे, ये पिलर्स लगेंगे। तो क्या करता है मोकअप मॉडल आपको प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग ऑफ मशीन की प्रिंसिपल्स बताता है कि कैसे आपको वर्किंग करनी है मशीन्स में। ठीक है, नेक्स्ट है लेक्चर्स अ टीचिंग मेथड कैन बी मोर इफेक्टिव इफ अ टीचर। लेक्चर जो है एज अ टीचिंग मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो मोर इफेक्टिव होगा अगर टीचर रीड करेंगे अपने नोट्स से। ठीक है, जो उन्होंने नोट्स बनाए होते हैं, यूज़ प्रिपेयर पॉइंटर्स एंड ऑर्गेनाइज डिस्कशन अराउंड द सेम, जो उन्होंने कुछ पॉइंटर्स तैयार किए हुए हैं या कोई ऑर्गेनाइज डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया है उससे रिलेटेड। टीचर का एग्जाम्पोर वही मूर्खता सिखाता है। ठीक है, मूर्खता teaches example, last is enriches the content of lectures with appropriate example from other। ठीक है, जो कंटेंट है ना लेक्चर को उसको एनरिच करेंगे एग्जाम्पल्स को लेके कोई भी। तो आपको बताना है कि जो लेक्चर है टीचिंग मेथड ज़्यादा इफेक्टिव कब होगा। ठीक है, तो टीचिंग
ये ऑप्शन है आपके, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। सो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एनरिचेस द कंटेंट ऑफ लेक्चर विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन। ठीक है, तो जब वो कंटेंट जो होगा लेक्चर का उसको एनरिच करेगा और एनहेंस करेगा अदर डिसिप्लिन की एग्जाम्पल से हेल्प लेके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। बाकी कुछ डाउट है मुझे इसमें, मैं क्लियर कर दूंगी इसके आंसर को। नेक्स्ट है द ब्रॉड फैक्टर्स गाइडिंग द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड इज। जो ब्रॉड फैक्टर्स होते हैं जो गाइड करते हैं टीचिंग मेथड के सिलेक्शन में, वो क्या क्या होने चाहिए? फोकस ऑफ लर्निंग, टीचिंग प्रैक्टिस क्या है, टीचिंग कंटेंट क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे ही गाइडिंग हैं। गाइडिंग मतलब हमें गाइड करते हैं कि कौन सा हमें मेथड यूज़ करना चाहिए टीचिंग कराते समय। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है विच वन इज एक्सेप्शन। इसमें से कौन सा आपको अपवाद है या अलग लग रहा है? देखो, फर्स्ट है बुक्स, मैगजीन, डायग्राम्स एंड टीवी। तो देख के पता चल रहा है बुक्स, मैगजीन, डायग्राम्स तो आपके एक जैसी ही है। टीवी आपका अलग शो हो रहा है, एक अलग है, मतलब एक्सेप्शन है इस ऑल में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, दैट इज टीवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन। टीचर्स प्रैक्टिकली कब परफॉर्म कर सकते हैं और आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन से मेथड में? लेक्चर मेथड में, डिस्कवरी मेथड में, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में? देखो, टीचर्स प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में बता सकते हैं कि आपको एक कुछ पढ़ाना है तो वो डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे, उसको करके दिखाएंगे कि आपको ये वर्क ऐसे करना है। तो प्रैक्टिकली आप लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। नेक्स्ट है लर्नर्स कैन लर्न मोर इफेक्टिवली बाय। लर्नर्स ज़्यादा इफेक्टिवली कब लर्न करेंगे? फर्स्ट है सुनकर, सिर्फ लिसनिंग कर कर, टेकिंग डिटेल्ड रिटर्न नोट्स की एक रिटर्न नोट्स बना ली उन्होंने बस, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर कर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो आपके लर्नर्स हैं वो मोर इफेक्टिवली कब लर्न करेंगे? जब वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उस टीचिंग में, उस लर्निंग एक्टिविटीज़ में। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, दैट इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इफ़ द फोकस ऑफ लर्निंग इज़ टू इंक्रीज द स्किल्स। अगर जो लर्निंग का फोकस है सिर्फ स्किल्स को इंक्रीज करना है, तो मोस्ट सुटेबल मेथड क्या होगा टीचिंग का? ठीक है, तो फर्स्ट इज लर्निंग बाय डूइंग, कि करके सीखना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, प्रदर्शन दिखाना, डिस्कशन करना, या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो फोकस ऑफ लर्निंग अगर सिर्फ स्किल्स को इंक्रीज करना है, तो जो मोस्ट सुटेबल मेथड होता है ना आपका, वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन करके। ठीक है, जब आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हो, कुछ प्रदर्शन दिखाते हो, तो आपकी स्किल्स क्या होती है? एनहेंस होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन द स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ द स्टडी बी द यूज ऑफ। अगर हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है स्टूडेंट्स के माइंड में एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके, तो किसका हम यूज़ करेंगे? चॉकबोर्ड का, फेलिनिन का, बुलेटिन बोर्ड्स का, या ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका राइट आंसर है हम तीनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। हम चॉकबोर्ड का भी यूज़ करेंगे, हम फेलिनिन का भी यूज़ करेंगे, हम बुलेटिन बोर्ड का भी यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ द सेकेंड स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड में आपका सेकेंड स्टेप क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज टेस्टिंग हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, रिकॉग्निशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, आप रिकॉग्नाइज करते हो और डिफाइन करते हो प्रॉब्लम क्या है, कंक्लूजन निष्कर्ष निकाल देते हो, या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। देखो, कंक्लूजन तो हमेशा एंड में आता है जब आपने कुछ भी स्टेप्स लिखे हो, या कुछ ऐसे लिखा हो, या कुछ भी एक टॉपिक पे आप कुछ लिख रहे हैं, तो कंक्लूजन आपका हमेशा लास्ट में आता है। तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। प्रॉब्लम को डिफाइन हम फर्स्ट स्टेप में ही कर देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉब्लम पता होना चाहिए, तभी तो हम उसको आगे सॉर्ट आउट करने के लिए डिसीजंस लेंगे। तो ये आपका क्या है? सेकंड स्टेप नहीं होता है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस भी आपका सेकंड स्टेप में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज हम हाइपोथेसिस पहले बनाएंगे तभी हम उसको टेस्ट करेंगे। तो क्या है आपका नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज द सेकंड स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन रेफर्स टू अ टीचिंग मेथड इन विच लर्नर। डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड का एक मतलब रेफर करता है, एक शिक्षण प्रदर्शन को संदर्भित करता है, जिसमें लर्नर्स क्या करते हैं कि जो एक डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड है उसमें लर्नर्स क्या करते हैं? वर्क इन ग्रुप्स एंड कंप्लीट द प्रोसेस। ग्रुप में वर्क करते हैं और प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। रीड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड इंटरलाइज द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। वो टेक्स्ट में से रीड करके उनको इंटरलाइज करते हैं स्टेप्स और प्रोसेस को।
आर प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व फॉर देमसेल्व्स द ऑब्जेक्ट और द प्रोसेसेस दैट विश टू लर्न। कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, वो खुद से जो है ऑब्जेक्ट को देखें या प्रोसेस करें जो वो सीखना चाहते हैं, कि उनको स्वयं ही अवसर दिया जाता है। ये आपके 3 ऑप्शन है। जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हम यूज़ करते हैं टीचिंग में, वो लर्नर्स को क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो खुद से क्या कर सके, जो सीखना चाहते हैं वो उस पर ध्यान दे सके, उसे ऑब्जर्व कर सके। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, दैट इज आर प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व फॉर देमसेल्व्स द ऑब्जेक्ट द प्रोसेसेस दे विश टू लर्न। लास्ट ऑप्शन, सेकेंड लास्ट ऑप्शन है आपका, बिफोर एक्सप्लेनिंग द नीड ऑफ द टॉपिक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट है, मेंटेन द हाई डिसिप्लिन, की क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, अटेंशन ऑफ द रीडर, कि आप लर्नर्स का अटेंशन गेट करें, आकर्षित करें, फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस लर्निंग, से आप क्वेश्चंस उनसे पूछें, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, जब भी आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करना है उससे पहले क्या होना चाहिए, आपका लर्नर का अटेंशन आपको गैदर करना है, आकर्षित करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दैट इज द गेट द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग। डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको किससे मिलता है, मोशन पिक्चर से, एक पिक्चर चल रही है उससे, विजुअल सिंबल एक दृश्य दिखाकर, डेमोन्स्ट्रेट करके, या फिर फील्ड ट्रिप। तो जो फील्ड ट्रिप है ना, उससे आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है, रियल एक्सपीरियंस मिलता है। जब आप उस फील्ड में जाते हैं और वहाँ पे वर्क करते हैं तो आपको उससे डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये है आपका 4th ऑप्शन इज करेक्ट। सो दीज आर द क्वेश्चन, आई थिंक 20 या 19 क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा लास्ट में आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 20 या 19। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। इसकी PDF आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि है चैनल फॉर BEd स्टूडेंट्स, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और प्रिपरेशन आप अच्छे से कीजिएगा अपने पेपर की, और ताकि पेपर्स आपके अच्छे हों। ठीक है। तो दिस इज़ फॉर टुडे। आगे डिस्कस करते हैं, और भी क्वेश्चंस अगर आएंगे या मैं बनाती हूँ। ठीक है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, हैव अ गुड डे।